Hello, talented friends, political science scholars. Welcome in Only GRF. I am PS Yadmashi. तो ग्रामसी को समझने से पहले अगर हम एक चीज को समझ ले तो हमारा ग्रामसी आधा प्रिपेयर हो जाएगा। यानी कि ग्रामसी का जो टोटल थॉट है वो इस चीज के इर्द गिर्द घूमता है, आसपास रहता है कि उसे इटली में क्रांति करनी थी, रिवोल्यूशन करनी थी। सो ही एलिब्रेटेड हाउ टू रिवोल्यूशन टू बी डन। और इस रिवोल्यूशन के थॉट्स में उसने कुछ नए नए फ्रेजेस दिए हैं, कुछ नए नए शब्द दे दिए। तो उनको भी हम देखेंगे कि कल्चरल हेगेमनी, war of positions, like Hannah Arendt, she also did so many phrases. तो इन्होंने भी जैसे इंटेलेक्चुअल्स, बोर्जियो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, इस टाइप से कई वर्ड्स दिए और वो इस सिलसिले में दिए हैं कि ये रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा देना चाह रहे थे। तो ये मार्क्स से थोड़ा डिफरेंट व्यू रखते हैं रिवोल्यूशन को लेकर। बस यही है इनका मेन कोर आइडिया, क्योंकि ओनली जेआरएफ में हमारा मकसद है कि हमारी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और हमारे को एक थिंकर का जो बेसिक आइडिया प्रिपेयर हो जाए, ताकि हमारे वो माइंड में ईजी से समझ में आ जाए। तो अभी 15 मिनट में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको एक ऑडियो और आएगा जिसमें जेआरएफ नोट्स मिलेंगे आपको। तो चीज़ ये जो थिंकर है क्रिस्टल क्लियर आपकी समझ बन जाएगी। तो ग्रामसी के ऊपर में टॉप में देखें बैकग्राउंड, इनका हम परिचय ले लेते हैं, फेमिलियर होते हैं। इनका बर्थ हुआ 1891 में। 1891 से 1937 तक ये रहे। इटली में इनका बर्थ हुआ। इन्होंने एक बुक लिखी, प्रिजन नोटबुक। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। तो प्रिजन नोटबुक इन्होंने कुछ कहते हैं कि पेपर्स के ऊपर ये बुक लिखी जेल में। तो 1929 से 1935 के दौरान के ड्यूरेशन में इन्होंने ये बुक लिखी। बट ये पब्लिश हो पाई 1971 में, क्योंकि उस टाइम पे मुसोलिनी का रूल था। एंड मुसोलिनी जिसने इसको जेल में डाला, तो वो पॉसिबल नहीं है कि इसके वर्क्स को पब्लिश करने देगा। तो आप देखेंगे कि इनकी जो तमाम बुक्स हैं वो बाद में पब्लिश हुई हैं। नेक्स्ट बुक है इनकी मोर एंड प्रिंस। मोर एंड प्रिंस, उसमें भी इन्होंने थॉट्स दिए हैं। जैसे प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने, तो ये भी प्रिंस से काफ़ी इम्प्रेस थे, मैकियावेली से काफ़ी इम्प्रेस थे। और मैकियावेली भी इटली के थे, इटालियन थे। तो इन्होंने ये, चूँकि ये मॉडर्न है तो आपको मेमोराइज करने के लिए है फैक्ट कि ये मॉडर्न ज़माने के हैं तो मॉडर्न हो गए। तो प्रिंस उनकी है और मॉडर्न है तो मॉडर्न प्रिंस इनकी होगी। इन्हें फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म भी बोला जाता है। इसकी हम नेक्स्ट ऑडियो में डिटेल से बात करेंगे। अब आप नीचे आइए, ग्रामसी के रिवोल्यूशन के थॉट्स। यहीं से इसका पूरा थॉट्स का जो है नेट वो प्रिपेयर होता है। रिवोल्यूशन के ऊपर इनके क्या थॉट्स हैं? रिवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने बोला कि जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन थी 1917 की, जो कि रशिया में हुई, लेनिन के एफर्ट्स से वो हुई, तो उसको इन्होंने कहा कि वहाँ पर ये पॉसिबल है क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, वहाँ पर हेगेमनी इस टाइप से ज़्यादा नहीं है, तो लेनिन वहाँ पर ऐसा कर पाए। और लेनिन वहाँ पर वार ऑफ मैन्यूवर्स के माध्यम से किया, यानी थोड़ा सा फोर्स के थ्रू किया।
वार ऑफ मैन्यूवर्स होती है फोर्स के थ्रू करना। लेकिन इनका ये कहना था कि ये जो लेनिन ने रशिया में रिवॉल्यूशन की, ये वेस्टर्न जो यूरोप है या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, कंट्रीज है, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिविल सोसाइटी नाम की एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हेगेमनी बनाए रखते हैं। तो वहाँ पर आपका जो वार ऑफ मैन्यूवर पॉसिबल नहीं है। रशिया में जो क्रांति हुई, एक तो मेन इनका थॉट ये है। सेकंड था कि मार्क्स के ऊपर है। मार्क्स ने जो कहा था कि रेड पेन में आप देखें, मार्क्स की थ्योरी को इन्होंने डिनाई किया है, टोटली डिनाइड, कि मार्क्स जो कहते हैं उस तरीके से रिवॉल्यूशन नहीं आ सकती, क्योंकि मार्क्स का ये कहना था कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हैं उनमें तब्दीली आने से, चेंज आने से ऑटोमेटिकली ही रिवॉल्यूशन हो जाएगी और सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मार्क्स का कहना था कि जब एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन था तो पीजेंट्स थे और सामंत थे, लेकिन जो ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो उसके बाद मजदूर और कैपिटलिस्ट यानी लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट में वो फॉर्म चेंज हो गया। तो ऐसे ही मार्क्स का मानना था कि जब कॉलोनीज ख़त्म हो जाएंगी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो प्रोडक्शन होगा वो कहीं बिकेगा नहीं, तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो कॉलोनीज का तो शोषण होगा नहीं, तो वो अपने ही कंट्री के जो वीकर सेक्शन है उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, और जैसे ही वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वीकर सेक्शन रिवॉल्यूशन कर देगा। हालांकि वो थ्योरी उनकी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बाद में सोशलिज्म आ गया, वेलफेयर स्टेट आ गया। तो देयरफॉर सो मेनी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड। तो मार्क्स की थ्योरी काम नहीं की। इस बिहाफ पे इन्होंने कहा कि मार्क्स वाला जो है नहीं चलेगा। क्यों क्यों बताया इन्होंने कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है कंट्रीज में, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सुपर स्ट्रक्चर बनता है। सुपर स्ट्रक्चर आगे और पढ़ेंगे, और उस सुपर स्ट्रक्चर का हेगेमनी, जो है वो पूरी पब्लिक पर रहता है। तो ऐसे में वो फिर क्रांति नहीं कर पाएंगे, ऐसा ग्रामसी ने कहा है, जबकि मार्क्स का कहना था कि नहीं, वो क्रांति कर देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग क्रांति कैसे होगी, हाउ, एक एरो, रेड पेन से जो एरो आ रहा है, हाउ। इन्होंने कहा कि जो वार ऑफ पोजीशंस करनी होगी, वार ऑफ पोजीशंस में जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पब्लिक को अवेयर करेंगे, क्लास कॉन्शियसनेस लेकर आएंगे और उन्हें कहेंगे कि आपको आपके राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकल वारफेयर करना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इन्होंने वायलेंस की बात नहीं कही है, इन्होंने आइडियोलॉजिकल वारफेयर की बात कही है कि आइडियोलॉजिकल वारफेयर होगा, यानी ब्रेन्स को चेंज किया जाएगा, थॉट्स को चेंज किया जाएगा और मास कॉन्शियसनेस लेकर आनी पड़ेगी। तो आप हाउ में देखें कि बाय आइडियोलॉजिकल वारफेयर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स लेकर आएंगे और उससे मास कॉन्शियसनेस क्रिएट होगी। और ये कैसे होगी, ये वार ऑफ पोजीशंस के थ्रू होगी। वार ऑफ पोजीशंस में क्या होता है, वार ऑफ पोजीशंस में जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कंटिन्यू थॉट्स को चेंज करने के लिए पब्लिक को अवेयर करेंगे, तब ही रिवॉल्यूशन होगी। मार्क्स के सिस्टम से रिवॉल्यूशन नहीं होगी। इट मीन्स सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पर थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। अब
आइए इधर इनका जो बुर्गेस सोसाइटी है, इसमें इन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर दो बातें बोली हैं। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर में, बेस में इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है बेस में, उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स का ये मानना था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने से ही रिवोल्यूशन हो जाती है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो तो बेस है, और वो इनके अकॉर्डिंग अगर बोलने की वो बेसलेस है। मेन थिंग इज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में इन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, दो टाइप की सोसाइटी होती है। सिविल सोसाइटी वो होती है जो कि आपके जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्च, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, इनमें जाने से जो आपके थॉट्स बनते हैं, जैसे आप टेम्पल के आगे से, अगर हिंदू हैं, टेम्पल के आगे से गुजरेंगे तो लगेगा कि सर नहीं झुकाया तो कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो सिविल सोसाइटी है, जिसकी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसकी मैंने अभी बताया, तो ये आपके थॉट्स को चेंज कर देते हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसे फोर्सली चेंज नहीं करते ये आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन कहा गया है। यानी टेम्पल के आगे अगर आपको सर नहीं झुकाना, इसके लिए कोई आइडल है, मूर्ति है, तो उसको भी आपको सम्मान देना है। तो ये आपको बाई बर्थ चीज़ें ऐसे इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलती हैं, फोर्सली नहीं मिलती। बस आपको होले होले, धीमे धीमे मिलती जाती है और आपका ब्रेन चेंज होता जाता है। इसलिए इन्होंने इसे कहा कि ये सिविल सोसाइटी है, हेगेमनी क्रिएट करती है, और आप इनकी सहमति से, यानी इनके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर देते हो। दूसरा इन्होंने बताया पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में गवर्नमेंट होती है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर भी होती है, तो या तो आप प्यार से मान जाए, वरना फटकार से मानेंगे। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, यही आपका लीगल सिस्टम, मोरल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इनको इफेक्ट करता है। तो जैसा ये बताएंगे आपको वैसा करना होता है। अब आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आइए, हेगेमनी। हेगेमनी इनके अकॉर्डिंग क्या है? हेगेमनी ये है कि जो आपकी रूलिंग क्लास के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो आप में जो वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम इनकलकेट करते हैं, वही हेगेमनी है। जैसे आजकल हम कहते हैं कि यूएसए की हेगेमनी चल रही, तो हमें अच्छा उनके अकॉर्डिंग टाई, सूट, जीन्स, टी शर्ट्स पहनना, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। अरब कंट्रीज वालों को फॉलो नहीं कर रहे, अफ्रीकन्स को फॉलो नहीं कर रहे, इंडियंस की जो है धोती कुर्ता, उनको फॉलो नहीं कर रहे। आज समोसा कचौरी पीछे जा रहा है, और हॉट डॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, दीज थिंग्स इन प्राइमरी बन गई है। तो ये हेगेमनी है, हमें मालूम नहीं चल रहा और हम उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हेगेमनी में ये वैल्यू सिस्टम इनकलकेट होता है, विद कंसेंट होता है, फोर्सली नहीं होता है। टू बी नोटेड, विद कंसेंट होता है हेगेमनी में। कौन करता है? सिविल सोसाइटी करती है। कैसे करती है? आइडियोलॉजी के थ्रू करती है। देखिए ऊपर, आइडियोलॉजी के थ्रू करती है, इसीलिए इन्होंने इसे कल्चरल हेगेमनी कहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा ये हेगेमनी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया होगा हेगेमनी का कॉन्सेप्ट? वैल्यूज और बिलीफ्स इनकलकेट करना, विद कंसेंट करना, और सिविल सोसाइटी के थ्रू करना। इंटेलेक्चुअल्स को भी इन्होंने टू टाइप्स से बताया है। इंटेलेक्चुअल्स को इन्होंने टू टाइप्स का बताया है, ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक। ट्रेडिशनल्स वो होते हैं जो कि न्यूट्रल रहते हैं, गवर्नमेंट को अपोज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक को इन्होंने मेन बताया कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक होते हैं, और ये वार ऑफ पोजीशंस पे काम करते हैं, ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस को अवेयर करने में लगे रहते हैं। इन्हीं को इन्होंने मॉडर्न प्रिंस का भी नाम दिया, और ये वार ऑफ पोजीशंस पे काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं,
ये इनके अकॉर्डिंग की पोजीशंस में रहते हैं और इन्हीं के थ्रू रिवॉल्यूशन आनी होती है। तो इंटेलेक्चुअल्स में इन्होंने टू टाइप का बताया, ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, इसे आप ध्यान में रखें। तो इस तरीके से हमारा ग्रामसी कंप्लीट हुआ। इसको सुने और एक नेक्स्ट ऑडियो और है उसको सुने। आपको ग्रामसी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आपके सारा जो बेसिक है, सार है, इसेंस, कॉन्सेप्ट की इससे क्लैरिटी होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।